हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा क्लासोपीडिया। इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को और साथ ही साथ इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन को भी देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। The Harappan seal is possibly the most distinctive artifact of the Harappan or the Indus Valley civilization। जो आपको यहाँ पर हड़प्पन सील देखने को मिल रही है, ये सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ये स्टीयरटाइट नाम के एक स्टोन से बनी है और इसमें हमको एक एनिमल मोटिव के साथ साथ कुछ साइंस देखने को मिल जाते हैं। ये जो साइंस हैं एक ऐसी लैंग्वेज से आते हैं जो कि आज तक अनडिसाइफर्ड है, यानी कि इस लैंग्वेज को, इस स्क्रिप्ट को हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। जो भी इस स्क्रिप्ट के जो साइंस हैं वो कन्वे करते हैं, उनको हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। वी मोस्टली नो अबाउट द पीपल थ्रू आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। जो इस सिविलाइजेशन के लोग थे उनके बारे में हमको सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ही पता चलता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है? इसमें आते हैं हमारे पोटरी, ऑर्नामेंट्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें। और इसके अपोजिट हम अगर देखें तो जो लिटरेरी एविडेंस होता है उसमें आते हैं हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें। तो सिंस हम स्क्रिप्ट को ही डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, तो हमारा जो रिकन्स्ट्रक्शन है हिस्ट्री का वो मेनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ही आता है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हड़प्पन कल्चर? क्योंकि हड़प्पा जो है वो पहली साइट थी जिसको डिस्कवर किया गया था। और ये जो सिविलाइजेशन है ये 2600 और 1900 BCE के बीच में हमको देखने को मिलती है। अभी कल्चर क्या होता है? तो कल्चर जो टर्म है इसको आर्कियोलॉजिस्ट एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि स्टाइल में भी सबसे अलग होंगे एंड एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में ही हमको वो पाए जाएंगे, यानी कि एक एरिया होगा उसमें, उसके बाहर वो नहीं पाए जाएंगे और ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हड़प्पन सील को देखें तो वो एक डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है, वो कहीं और हमको देखने को नहीं मिलती है और साथ ही वो हड़प्पन एरिया में ही हमको देखने को मिलेगी। और अभी अगर हम देखें उसी एरिया में तो क्या हमको वो देखने को मिलेगी? नहीं, क्योंकि वो उस टाइम पे बनती थी, तो उसका एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम भी है, तो वो हड़प्पन कल्चर से बिलोंग करेगी। नेक्स्ट है कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अर्ली हड़प्पन, सेकंड है मैच्योर हड़प्पन और थर्ड है लेट हड़प्पन। तो अर्ली हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन में डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और साथ ही लेट हड़प्पन में भी, जो कि मैच्योर हड़प्पन के बाद आया था, उसमें भी हमको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जो सबसे ज़्यादा स्पेक्टेकुलर फाइंड्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम की हैं, क्योंकि क्या था कि इस टाइम पर ये जो सिविलाइजेशन है ये अपने पीक पर थी। तो जो ग्रीनरी है, जो ग्रेट बात है, ये सारी चीज़ें हमको मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर देखने को मिलेंगी। अब देखते हैं कि अर्ली हड़प्पन कल्चर क्या था और कैसे ये मैच्योर हड़प्पन कल्चर से अलग था। पहला, यहाँ पर सेटलमेंट्स छोटी थी। अगर ये मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की है तो ये हमारी अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन की है, यानी कि जो सेटलमेंट्स का ओवरऑल साइज़ है वो भी बहुत छोटा है और साथ ही साथ जो बिल्डिंग्स हैं वो भी छोटी हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ की जो पोटरी है वो मैच्योर हड़प्पन कल्चर से अलग थी। नेक्स्ट है कि it appears that there was a break between the early Harappan and the Harappan civilization, which is evident from the large-scale burning at some sites as well as the abandonment of certain sites। तो हमको देखने को मिलता है कि अर्ली और मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक टाइम पीरियड का ब्रेक था, वो एकदम से शुरू नहीं हुई। और ये हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि कुछ साइट्स पर हमको लार्ज स्केल बर्निंग देखने को मिली है और साथ ही साथ कुछ सेटलमेंट्स को अबैंडन कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है कि सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, यानी कि वो खाते क्या थे लोग, कैसे वो अपना गुजारा करते थे, तो वो देखते हैं। अर्ली एंड मैच्योर हड़प्पन कल्चर्स शेयर्ड सम कॉमन फीचर्स विच इंक्लूड द सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज एज वेल। तो अर्ली और मैच्योर हड़प्पन में अगर हम एक सिमिलैरिटी को ढूंढें तो वो थी उनकी सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, यानी कि दोनों ही लोग सेम चीज़ें खाते पीते थे। ओके, द हड़प्पन्स एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। तो हड़प्पन्स जो थे हमारे वो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते थे, जिनमें फ़िश भी इंक्लूडेड है।
archaeologists have been able to reconstruct the dietary practices from the finds of charred grains and seeds. charred grains क्या होते हैं? जो जले हुए grains होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू हमको पता चला है कि क्या हड़प्पन लोग खाते थे और क्या वो कंज्यूम करते थे। अब सिंपल ग्रेन्स जो हैं वो इतने टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन जो चैड ग्रेन्स हैं उनमें हमको कार्बन के फाइंड से पता चल सकता है कि वो किस चीज़ के ग्रेन्स थे। इससे हम हड़प्पन्स के जो डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट कर पाए हैं। ये जो स्टडी हैं ये करी जाती हैं आर्कियोबोटैनिस्ट के द्वारा, जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं एंशियंट प्लांट रिमेन्स में। अब जो ग्रेन्स हमको देखने को मिले हैं वो हैं वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीसैम, और जो मिलेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमको गुजरात में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ राइस जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ है जो कि हमको वहाँ पर देखने को मिली है। नेक्स्ट है कि जो एनिमल बोन्स हैं जो कि हड़प्पन साइट्स में मिली हैं उनमें हमको देखने को मिलती हैं कैटल की बोन्स, शीप की, गोट की, बफेलो की एंड साथ ही पिग की बोन्स। Studies done by archaeozoologists and zoo archaeologists indicate that these animals were domesticated. तो जो आर्कियोजूओलॉजिस्ट हैं या फिर जू आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इनकी स्टडीज़ से हमको पता चला है कि ये जो कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग हैं इनको डोमेस्टिकेट किया जाता था, इनको पालतू बनाया जाता था, ठीक है। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज सच एज बोर, डियर, घड़ियाल आर ऑल्सो फाउंड। तो कुछ वाइल्ड स्पीसीज़ भी हमको मिली हैं, ये सारे हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। साथ ही साथ हमको कुछ वाइल्ड स्पीसीज़ की बोन्स भी देखने को मिले हैं जैसे कि बोर, डियर, घड़ियाल, ठीक है। अब हमको ये नहीं पता है कि हड़प्पन्स इनको खुद हंट करते थे या फिर कुछ हंटिंग कम्युनिटीज़ से उनका मीट ऑब्टेन करते थे। ये अभी तक हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए हैं। साथ ही साथ बोन्स ऑफ फिश एंड फोल आर ऑल्सो फाउंड। जो फिश और फोल है उनके बोन्स भी हमको वहाँ पर देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़। अब ये तो हमको पता चल गया कि क्या क्या ग्रेन्स कंज्यूम करते थे, लेकिन अब उन ग्रेन्स को वो लोग उगाते कैसे थे। रिप्रेजेंटेशंस ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट बुल वाज नोन। तो जो हमारी सील्स हैं, हड़प्पन सील्स, एंड साथ ही साथ जो हमारे टेराकोटा के स्कल्पचर्स हैं, जो मूर्तियाँ हैं, उनमें हमको देखने को मिला है कि बुल जो है वो हड़प्पन लोग उसको जानते थे। एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लाउइंग। तो मतलब खेत को प्लाउ करने के लिए वो ऑक्सन का यूज़ करते थे। मोरओवर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान एंड बनावली, हरियाणा। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमको कहाँ से मिली है, बिकॉज ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमको प्लाव के मॉडल्स देखने को मिले हैं। एक्चुअल प्लाव हमको देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन जो छोटे छोटे मॉडल्स हैं बच्चों के खेलने के लिए खिलौने जो हैं वो हमको देखने को मिले हैं चोलिस्तान और बनावली से। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ अ प्लाउड फील्ड एट कालीबंगन। अब कालीबंगन राजस्थान से हमको एक पूरी की पूरी प्लाउड फील्ड ही देखने को मिली है जो कि अर्ली हड़प्पन लेवल से एसोसिएटेड है। सिंस हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उनके जो सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ हैं वो एक जैसे थे, तो शायद उनकी जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी एक जैसी ही रही होंगी। तो शायद जो प्लाउड फील्ड हमको कालीबंगन में मिली है वैसे ही हड़प्पन लोग जो है अपना खेती करते थे। द फील्ड हैज़ 2 सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल टू ईच अदर। जो फील्ड है उसमें हमको 2 सेट्स ऑफ फरोज देखने को मिलते हैं। फरोज यानी कि जो ऐसे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्लांट्स उगाए जाते हैं, ठीक है, और ये जो है एक दूसरे के बिल्कुल राइट एंगल्स में है, लाइक दैट। एंड दिस सजेस्ट दैट 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर, यानी कि एक साथ 2 क्रॉप्स उगाई जाती थी। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स। सेमी एरिड क्या होते हैं? जहाँ पर उतनी ज़्यादा बारिश हमको देखने को नहीं मिलती है, जहाँ पर शायद उनको इरिगेशन की ज़रूरत होगी। ट्रेसिस ऑफ कनाल्स जो हैं हमको शोरटुगाई में मिले हैं जो कि अफ़गानिस्तान में है, बट पंजाब या फिर सिंध में हमको वो देखने को नहीं मिले हैं। तो शायद आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि शायद जो एंशंट कनाल्स हैं उनमें शायद सिल्ट अप हो गए होंगे वो, यानी कि उनमें मिट्टी भर गई होगी, इसके वजह से हम उनको रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर पाए हैं। साथ ही ये भी पॉसिबल है कि वाटर जो है वो इरिगेशन के लिए हम जो हड़प्पन लोग हैं वो वेल्स से, कुओं से लाते थे। बिसाइड्स एक वाटर रिजर्वियर हमको ढोलावीरा गुजरात में देखने को मिला है जो कि शायद एग्रीकल्चर के लिए वाटर को स्टोर करने के लिए यूज़ होता होगा। अब ये देख सकते हैं आप टेराकोटा बुल।
जिससे हमको पता चला है कि शायद ऑक्सन का यूज़ होता होगा खेत को प्लाव करने के लिए। ये है कालीबंगन में जो हमको फील्ड देखने को मिली है, और ये है हमारे प्लाव के छोटे छोटे टॉयज। मोहनजोदाड़ो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। अब हम देखते हैं कि कैसे मोहनजोदाड़ो को प्लान किया गया था। Perhaps the most unique feature of the Harappan civilization was the development of the urban centers. शायद सबसे यूनिक फीचर जो हरप्पन सिविलाइजेशन का था वो था उसके अर्बन सेंटर्स की डेवलपमेंट। ऑल्दो मोहनजोदाड़ो सबसे ज़्यादा वेल नोन साइट है, सबसे ज़्यादा फेमस साइट है मोहनजोदाड़ो, लेकिन जो पहली साइट है जो कि डिस्कवर की गई थी वो थी हरप्पा। लेकिन हरप्पा और मोहनजोदाड़ो के प्रेजर्वेशन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हमको देखने को मिले हैं, क्योंकि हरप्पा जो है उसकी ब्रिक्स जो है उसको ब्रिक रॉबर्स ने चुरा लिया था और उनको अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया था। तो इस वजह से जो मोन्यूमेंट्स है वो प्रिजर्व नहीं हो पाए, लेकिन मोहनजोदाड़ो में इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पर प्रिजर्वेशन को कैरी आउट करा गया था। ये जो सेटलमेंट है इसको दो सेक्शंस में डिवाइड करा जाता है, एक है हायर और एक है लोअर। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो डेजिग्नेट करते हैं इस हायर प्लेटफॉर्म को एज सिटाडेल, और ये जो लोअर प्लेटफॉर्म है इसको वो बोलते हैं लोअर टाउन। जो सिटाडेल है उसकी हाइट इस वजह से है क्योंकि उसकी जो बिल्डिंग्स हैं उसको मड ब्रिक की प्लेटफॉर्म्स पर कंस्ट्रक्ट किया गया था, यानी कि पहले एक प्लेटफॉर्म बनाई गई थी, उसके बाद उसके ऊपर बिल्डिंग्स को बनाया गया था। ये जो हमारा सिटाडेल है इसको फोर्टिफाई किया गया था, इट वॉज वॉल्ड, यानी कि इसके चारों तरफ एक दीवार थी, विच meant दैट इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन, यानी कि इसको फिजिकली लोअर टाउन से सेपरेट किया गया था। द लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वॉल्ड, यानी कि जो लोअर टाउन है उसको भी फोर्टिफाई किया गया था, उसके भी चारों तरफ एक दीवार थी। सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स विच सर्व्ड एज फाउंडेशंस। लोअर टाउन में भी क्या था कि काफ़ी सारे जो बिल्डिंग्स हैं उनको प्लेटफॉर्म्स पर बनाया गया था जो कि फाउंडेशंस की तरह सर्व करती थी। वंस द प्लेटफॉर्म्स वर इन प्लेस, सभी जो बिल्डिंग एक्टिविटी है सिटी के अंदर वो उसी फिक्स्ड एरिया में रिस्ट्रिक्टेड थी, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने इतनी एरिया में एक प्लेटफॉर्म को बनाया है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं इस प्लेटफॉर्म के बाहर उस बिल्डिंग को बना दूं, तो नहीं, मतलब कि जो पूरी बिल्डिंग है वो उसी प्लेटफॉर्म पर रिस्ट्रिक्ट हो गई है। सो इट सीम्स दैट द सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। अब सिंस आप पूरी बिल्डिंग को उसी एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि पहले पूरे सेटलमेंट को प्लान किया गया था एंड देन उस प्लान के अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट किया गया था और फिर सिटी को बनाया गया था। अदर साइंस ऑफ प्लानिंग इंक्लूड ब्रिक्स विच वेदर सन ड्राइड और बेक्ड वर ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो where the length and breadth were 4 times and twice the height respectively. Such bricks were used at all Harappan settlements. अब दूसरा साइन क्या है प्लानिंग का, वो है हरप्पन ब्रिक्स। तो चाहे जो ब्रिक्स हैं वो सन ड्राइड है, यानी कि सूरज की धूप में उनको सुखाया गया है या फिर उनको बेक किया गया है आग के साथ, वो एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो की थी विच वॉज 4:2:1, यानी कि जो लेंथ थी वो थी 4 रेशियो ब्रेथ एंड हाइट। और ये जो रेशियो है हमको पूरी सेटलमेंट्स में एक जैसी ही देखने को मिलती है, चाहे वो सनराइड हो या फिर बेक्ड हो, रेशियो हमेशा हर एक सेटलमेंट में सेम है, जो कि एक बहुत ही अच्छी और हाई लेवल पर प्लानिंग को इंडिकेट करती है। ये है हमारा सिटाडेल जो कि छोटा है बट हायर प्लेटफॉर्म पर बना है, और ये है हमारा लोअर टाउन। ऑलराइट, ये जो है बड़ा है लेकिन एक लोअर प्लेटफॉर्म पर बना है। लेइंग आउट ड्रेन्स, एक और डिस्टिंक्टिव फीचर हरप्पन सिटीज़ का वो था उसका केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। इफ़ यू लुक एट द प्लान ऑफ द लोअर टाउन यू विल नोटिस कि रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलोंग एन अप्रॉक्सीमेट ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। तो अगर आप लोअर टाउन के प्लान को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि जो रोड्स हैं और जो स्ट्रीट्स हैं वो इस तरीके से ले डाउन करे गए थे कि वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी कि राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते थे। ओके, it seems that the streets with drains were laid out first and then houses were built along them. तो ऐसा लगता है कि जो स्ट्रीट्स हैं और साथ में जो ड्रेन्स हैं उनको पहले कंस्ट्रक्ट किया गया था एंड उसके बाद वहाँ पर घर बनाए गए थे। If domestic waste water had to flow into the street drains, every house needed to have at least one wall along the street. अगर जो हमारे जो डोमेस्टिक वेस्ट था, ठीक है,
उसको अगर स्ट्रीट ड्रेन्स में फ़्लो करना होता था तो हाउस की कम से कम एक दीवार को स्ट्रीट के अलोंग होना ज़रूरी था। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। अब हमारा जो मोहनजोदाड़ो है उसका जो लोअर टाउन है वहाँ पर हमको रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स यानी कि ऐसी बिल्डिंग्स जिनमें लोग रहते थे उनके एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। वहीं से हमको डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का पता चलता है। मैनी वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्ट यार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड्स। तो इनमें से जो बहुत सारे घर थे उनका सेंटर क्या था? कोर्ट यार्ड, जिसके चारों तरफ हमको रूम्स देखने को मिलते हैं। तो अगर ये कोर्ट यार्ड था, इसके चारों तरफ हमको रूम्स देखने को मिलते हैं, like that. Alright, the courtyard was probably the center of activities such as cooking and weaving, particularly during the hot and dry weather. तो जो हमारा ये कोर्टयार्ड है ये सेंटर था सारी एक्टिविटीज़ का, जैसे कि कुकिंग, वीविंग, ये सारी जो घर में एक्टिविटीज़ होती थी ये शायद हमारे कोर्टयार्ड में ही होती थी। पर्टिकुलरली जब समर्स के ड्यूरिंग वेदर जो है वो हॉट और ड्राई होता था। एक और चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो है कि जो हड़प्पन्स हैं वो प्राइवेसी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। इसको हमको कहाँ से पता चलता है कि जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड लेवल जो है घर में, उसमें हमको कोई भी विंडोज़ देखने को नहीं मिलती हैं। साथ ही साथ जो हमारा मेन एंट्रेंस है वो भी कोर्टयार्ड के अंदर का एक डायरेक्ट व्यू नहीं देता है। मीन्स पहले जब आप किसी भी घर में एंटर करोगे तो वो एक रूम में ले जाएगा एंड देन यू कैन गो टू द कोर्टयार्ड, यानी कि जब भी आप दरवाज़ा खोलोगे तो वो एकदम कोर्टयार्ड में नहीं जाएगा। Every house had its own bathroom paved with bricks with drains connected through the wall to the street drains. हर एक घर में अपना एक बाथरूम भी था जो कि ब्रिक्स के साथ पेव्ड था ताकि वाटर परकोलेट ना हो सके, और इसमें ड्रेन्स भी थी जो कि एक वॉल के थ्रू स्ट्रीट ड्रेन्स से कनेक्टेड थी। Some houses have remains of staircases to reach a second story or the roof. कुछ घरों में हमको स्टेयर केसेस भी देखने को मिली हैं जो कि शायद जो सेकंड स्टोरी है, जो फर्स्ट फ्लोर है, उस तक जाने के लिए या फिर छत तक जाने के लिए यूज़ होती थी। Many houses had wells, often in a room that could be reached from the outside and perhaps used by the passers-by. तो बहुत सारे घरों में हमको वेल्स यानी कि कुएं भी देखने को मिले हैं जो कि ज़्यादातर एक ऐसे रूम में होते थे जिसको बाहर से जो आने जाने वाले लोग हैं वो भी यूज़ कर सकें। स्कॉलर्स ने एस्टिमेट किया है कि जो नंबर ऑफ वेल्स हैं अकेले मोहनजोदाड़ो में वो है 700। अब हम देखते हैं सिटाडेल के बारे में। तो जो सिटाडेल है वो ऐसी जगह है जहाँ पर हमको ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो कि स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ होते थे, यानी कि उनको एक पर्टिकुलर पर्सन यूज़ नहीं करता था, पूरे पब्लिक जो थी वहाँ की वो उनको स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ करती थी। इनमें हमारे पास है वेयर हाउस और ग्रेट बाथ। अब वेयर हाउस क्या था? ये एक मैसिव स्ट्रक्चर है जिसके जो हमारा लोअर पोर्शंस है, जो नीचे का पोर्शन है वो हमारे पास रहता है जो कि ब्रिक से बना है, वाइल जो इसका ऊपर का हिस्सा था वो वुड का था शायद, जो कि बहुत समय पहले डीके हो गया। वुड का जो हिस्सा था वो सर्वाइव नहीं कर सका क्योंकि वुड जो है वो एक पेरिशेबल मटेरियल है और टाइम के साथ वो सर्वाइव नहीं कर सकती, वाइल ब्रिक जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि टाइम के साथ सर्वाइव कर सकती है। अब हम डिटेल में देखते हैं कि क्या थी ग्रेट बाथ। जो ग्रेट बाथ है इट वॉज अ रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्ट यार्ड सराउंडेड बाय कॉरिडोर ऑन ऑल द 4 साइड्स। तो जो ग्रेट बाथ है आप अपनी बुक में देख सकते हैं, जो एक रेक्टेंगुलर टैंक है उसको हम ग्रेट बाथ कहते हैं। ये जो है एक कोर्टयार्ड में था जो कि चारों तरफ एक कॉरिडोर से सराउंडेड था। इसमें हमको नॉर्थ और साउथ की तरफ में 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स यानी कि सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं जो कि टैंक के अंदर ले जाती थी। ये जो टैंक है इसको वाटर टाइट बनाया गया था बाय सेटिंग ब्रिक्स ऑन द एज एंड बाय यूजिंग अ मोर्टार ऑफ जिप्सम, यानी कि इसके जो किनारे हैं उन पर हमने ब्रिक्स सेट करी गई थी एंड एक मोर्टार था जिप्सम का, उसको यूज़ किया गया था ताकि ये वाटर प्रूफ बन सके। इसके 3 तरफ हमको रूम्स देखने को मिलते हैं जिनमें से एक रूम में एक बड़ी सी वेल थी और शायद उसी वेल से यहाँ पर पानी लाया जाता था। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन। ये जो टैंक है इससे जो पानी है वो एक बड़ी सी ड्रेन में, एक बड़े से नाले में जाता था। अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विथ 8 bathrooms, 4 on each side of a corridor with drains from each bathroom connecting to a drain that ran along the corridor. अब नॉर्थ की तरफ में इस बिल्डिंग के इस स्ट्रक्चर के नॉर्थ की तरफ में हमको एक छोटी बिल्डिंग देखने को मिलती है जिसमें हमको 8 bathrooms देखने को मिलते हैं।
इनमें क्या है कि 4 एक साइड हैं और 4 दूसरी साइड हैं, और इन चारों में से, इन 8 के 8 बाथरूम्स में से हमको ड्रेन्स देखने को मिलती हैं जो कि कॉरिडोर के अलोंग जाती हैं। The uniqueness of the structure as well as the context in which it was found, the citadel, with several distinctive buildings, has led the scholars to suggest that it was meant for some special kind of a ritual bath. तो ये स्ट्रक्चर जो है इतना यूनिक है, ये एक ही हमको पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिला है। साथ ही साथ ये जो है सिटाडल में पाया गया था, जहाँ पर बहुत सारी दूसरी डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग्स भी हैं। तो इससे स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो है किसी तरीके के रिचुअल बाथ के लिए यूज़ किया जाता था। हाउएवर कोई भी सर्टेनली नहीं कह सकता कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी जो हमारे पास एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा प्लॉजिबल यही लगता है कि शायद ये एक रिचुअल बाथ के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये है हमारा सिटाडल और ये है हमारा ग्रेट बाथ। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अब देखते हैं कि कैसे इस सोसाइटी में, जो हड़प्पन सोसाइटी है उसमें कैसे लोग डिफ्रेंशिएटेड थे, क्या उनके बीच सोशल डिफरेंसेस थे भी या नहीं, या फिर थे तो किस एक्सटेंट तक थे। एट ब्यूरियल्स इन द हड़प्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। तो हड़प्पन साइट्स में जो ब्यूरियल्स थे उनमें जो डेड लोग थे उनको पिट्स में यानी कि गड्ढों में ले किया जाता था। समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द ब्यूरियल पिट वॉज मेड। तो कभी कभी क्या था कि अलग अलग तरीके से जो ब्यूरियल पिट है उसको बनाया जाता था, जो गड्ढा है वो अलग अलग तरीके से बनाया जाता था। कई कई इंस्टेंसेस में हमको क्या देखने को मिला है कि जो एक होलोड आउट स्पेस है उसमें साइड में हमको ब्रिक्स देखने को मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुछ ग्रेव्स में हमको पोटरी और ऑर्नामेंट्स भी देखने को मिले हैं, जो कि शायद लोग मानते थे कि वो अपनी आफ्टर लाइफ में यूज़ करेंगे। ज्वेलरी जो है वो हमको मेन और वुमेन दोनों के ब्यूरियल्स से मिली है। In fact, in the excavations at a cemetery in Harappa in the mid-1980s, an ornament consisting of 3 shell rings, a jasper, a kind of semi-precious stone bead, and hundreds of micro beads were found near the skull of a male. तो हमको एक एग्जाम्पल देखने को मिला है कि ये दिखाने के लिए कि जो ज्वेलरी है वो मेल और फीमेल दोनों के ही ब्यूरियल से पाई गई है। वो है कि जब मिड 1980s में एक सिमेट्री हड़प्पा में एक्सकवेट करी जा रही थी तो हमको एक मेल के स्कल के पास में 3 शेल रिंग्स और एक जैस्पर बीड और साथ ही साथ हंड्रेड्स ऑफ छोटे छोटे बीड्स हमको वहाँ पर देखने को मिले हैं। इन सम इंस्टेंसेस द डेड वर ब्यूरिड with copper mirrors, but on the whole it appears that the Harappans did not believe in burying precious things with the dead. तो हमको कुछ ब्यूरियल्स में एक कॉपर मिरर्स भी देखने को मिले हैं, पर पूरा जो हमारा अगर हम एविडेंस देखें तो ऐसा लगता है कि हड़प्पन्स जो है वो प्रेशियस यानी कि महंगी चीज़ों को डेड लोगों के साथ ब्यूरी करने में बिलीव नहीं करते थे। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन में देखें तो जो पिरामिड्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस चीज़ें हमको मिली हैं। लुकिंग फॉर लग्जरीज। अब एक तरीका था सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक करने का, वो था ब्यूरियल्स। ये देख के कि क्या जो अमीर लोग हैं वो अपने ब्यूरियल्स में अलग अलग महंगी प्रेशियस चीज़ें ब्यूरी करते थे या नहीं, और क्या जो गरीब लोग थे उनके ब्यूरियल्स से जो अमीर लोग थे उनके ब्यूरियल्स अलग अलग हैं। तो उससे हमको देखने को मिलता है कि कुछ डिफरेंसेस जो हैं हड़प्पन सोसाइटी में थे। एक और स्ट्रैटेजी जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए सोशल डिफरेंसेस को, वो है लग्जरीज या फिर यूटिलिटेरियंस को क्लासिफाई करना। तो जो आर्टिफैक्ट्स हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट यूटिलिटेरियन और लग्जरीज में डिवाइड करते हैं। अब जो यूटिलिटेरियंस हैं उनमें ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज़ आते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कॉमन लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ किया करते थे, जो कि ऑर्डिनरी मटेरियल से ही बनते थे, जैसे कि स्टोन से या फिर क्ले से, यानी कि ये सस्ते मटेरियल से बनते थे। दीज इंक्लूड क्वांस, पॉटरी, नीडल्स, फ्रेश रबर्स, बॉडी स्क्रबर्स एट्सेट्रा। इनमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो कि कॉमन लोग यूज़ किया करते थे, और ये जो हैं थ्रू आउट द सेटलमेंट्स, यानी कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, छानूदारो, लोथल, हर एक सेटलमेंट में ये हमको देखने को मिल जाएंगे। आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स लग्जरीज क्लासीफाई करे गए हैं वो जो हैं
रेयर मटेरियल से बनते हैं, यानी कि उस मटेरियल से जो कि आसानी से नहीं पाया जा सकता, या फिर वो कॉस्टली महंगे या फिर नॉन लोकल मटेरियल से, ऐसा मटेरियल जो कि बाहर से इंपोर्ट कराया गया है, या फिर कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल टेक्नोलॉजीज से जो कि बनाए गए हैं, वो जो हैं लग्जरीज़ हैं। तो क्या है लग्जरीज़? ऐसे मटेरियल्स, ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो कि रेयर चीज़ों से बनते हैं, या फिर कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल्स, या फिर कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज से बनते हैं, वो होते हैं हमारे लग्जरीज़। एग्जाम्पल है इसका फाइंस बोर्ड्स, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो हैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बनाए जाते थे, इसीलिए ये लग्जरीज़ हैं, इनको हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था। Rare objects made of valuable materials are generally concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappa and are rarely found in the smaller settlements. Now, अगर आप देखें अब के टाइम में, तो जो सबसे ज़्यादा रिच लोग हैं वो आपको मेट्रो सिटीज़ में देखने को मिलेंगे। सिमिलरली हरप्पन सिविलाइजेशन में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जो हमारे लग्जरीज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारे आर्टिफैक्ट्स जो कि हमारे कॉस्टली आर्टिफैक्ट्स हैं, वो हमको सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स में ही देखने को मिले हैं, जैसे कि मोहनजोदारो और हरप्पा में। और जो स्मॉलर सेटलमेंट्स हैं, छोटी छोटी सेटलमेंट्स, वहाँ पर ये रेयरली ही पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिनिएचर पोर्ट्स ऑफ फायंस perhaps used as perfume bottles are found mostly in Mohenjo-daro and Harappa, and there are none from smaller settlements like Kalibangan. तो जो ये हमारे फायंस पोर्ट्स हैं, ये हमको बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स में मोहनजोदारो हरप्पा में तो देखने को मिले हैं, लेकिन जो छोटी छोटी सेटलमेंट्स हैं जैसे कि कलीबंगन, वहाँ पे ये हमको देखने को नहीं मिले हैं। और इनका यूज़ क्या था तो सर्टेनली तो हमको नहीं पता, लेकिन शायद ये परफ्यूम बॉटल्स की तरह यूज़ होते थे। गोल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर था, जैसे कि अब है, और शायद ये प्रेशियस भी था। जो हमको गोल्ड ज्वेलरी देखने को मिली है वो हमको होर्ड से मिली है, जो कि शायद हड़प्पन लोगों ने दबाए होंगे या फिर कहीं रखे होंगे और उनको कभी फिर रिकवर नहीं करा गया। होर्ड्स क्या होते हैं? जब आप किसी भी कंटेनर में काफ़ी सारी अपनी प्रेशियस चीज़ें रख देते हैं और उनको बाद में यूज़ करने के लिए रख देते हैं, उसको कहते हैं होर्ड्स। और हड़प्पन लोगों ने, कुछ लोगों ने इनको रखा और शायद फिर वो उसको कभी रिकवर कर ही नहीं पाए, और फिर हमको ये जो हैं गोल्ड ज्वेलरी और सारी प्रेशियस चीज़ें देखने को मिली हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन, कैसे ये आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस होते थे। ये जो स्पेक्टेकुलर आर्टिफैक्ट्स हैं जैसे कि ये सील है, ये जो फायंस बोर्ड्स हैं, ये सारे कहाँ पर प्रोड्यूस होते थे और कैसे प्रोड्यूस होते थे। तो छानू-दारो नाम की एक छोटी सी सेटलमेंट्स है जो कि 7 हेक्टेयर्स से भी छोटी है एज़ कम्पेयर टू मोहनजोदारो जो कि 125 हेक्टेयर्स का है। तो ये जो एक छोटी सी सेटलमेंट है ये ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली क्राफ्ट प्रोडक्शन ही करती थी। ठीक है, तो मतलब थोड़े बहुत कुछ और होता होगा, लेकिन मेनली जो है इस सेटलमेंट में क्राफ्ट प्रोडक्शन ही होता था, जिसमें इंक्लूडेड है हमारा बीड मेकिंग, यानी कि बीड्स को बनाना, शेल को कट करना, मेटल पे वर्क करना, सील्स को बनाना और साथ ही वेट्स को बनाना। द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज टू मेक बीड्स इज़ रिमार्केबल। तो जो हमारे बीड्स हैं, ठीक है, जो हमको ब्यूरल्स में भी देखने को मिले हैं, उनको जो बनाने के लिए मटेरियल्स यूज होते थे वो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ रेंज के थे। स्टोन्स जैसे कि कार्नेलियन जो कि एक ब्यूटीफुल रेड कलर का था, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीयरटाइट, और मेटल्स जैसे कि कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड शेल, फायंस, टेराकोटा और बर्न क्ले, इतनी सारी चीज़ों से हमको बीड्स बने हुए देखने को मिले हैं। सम बीड्स वर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन्स, कुछ ऐसे बीड्स भी हमको देखने को मिले हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टोन्स से बने थे, जिनको साथ में सीमेंट किया जाता था। सम ऑफ स्टोन्स विथ गोल्ड कैप्स। ओके, तो कुछ बीड्स ऐसे भी हैं जो कि स्टोन से बने थे और उनके ऊपर गोल्ड की कैप्स थी। द शेप्स वर न्यूमरस, अगर मटेरियल्स जो थे इतने सारे थे तो जो शेप्स उनसे बनती थी वो भी बहुत सारी थी। डिस्क शेप्ड, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड, सेगमेंटेड, बहुत सारी शेप्स के बीड्स हमको देखने को मिले हैं। सम वर डेकोरेटेड बाय इंसाइजिंग और पेंटिंग। इंसाइजिंग क्या होता है कि किसी चीज़ को खुरेद के उसमें कुछ डिज़ाइन बनाना, एंड पेंटिंग क्या होता है, ऊपर पेंट करना। ऑलराइट, तो उनको बीड्स को इंसाइज या फिर पेंट करके भी डेकोरेट किया जाता था, और कुछ में डिज़ाइंस थे।
टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। अब इतने सारे मटेरियल्स यूज़ किए जाते थे, उनसे इतनी सारी शेप्स भी बनाई जाती थी और उनको इतने सारे तरीक़ों से डेकोरेट किया जाता था, तो जो टेक्निक्स हैं वो भी बहुत सारी थी और जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो वैरी करती थी। अब जो हमारा स्टीयरटाइट है वो एक बहुत ही सॉफ्ट स्टोन है जिसको आसानी से हम जिसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो कुछ बीड्स जो हैं उनको मोल्ड करा जाता था आउट ऑफ अ पेस्ट मेड विद स्टीयरटाइट पाउडर, यानी कि जो स्टीयरटाइट नाम की एक रोक है उसका पाउडर बनाया जाता था और उससे कुछ बीड्स को मोल्ड किया जाता था। दिस परमिटेड मेकिंग अ वैरायटी ऑफ शेप्स अनलाइक द ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स मेड ऑफ हार्डन स्टोन्स। अब जो हार्ड स्टोन्स होते हैं उनसे हम सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप्स बना सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल, ऐसी शेप्स। लेकिन जो हमारे सॉफ्ट स्टोन्स होते हैं जैसे कि स्टीयरटाइट्स, इनसे हम बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं। Archaeologists' experiments have revealed that the red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स अंडरटेक किए एंड ये रिवील किया कि जो हमारा कार्नेलियन है उसको रेड कलर कहाँ से आता था, उसका जो येलो कलर का रॉ मटेरियल है कार्नेलियन का, उसको अलग अलग स्टेजेस पर फायर करके, यानी कि अगर आप उसको ज़्यादा फायर कर रहे हो तो उसका डार्क रेड कलर आएगा, वेयर एज अगर आप उसको थोड़ा सा फायर कर रहे हो तो वो एक ऑरेंजिस टाइप का कलर आएगा, मतलब लाइट रेड बिल्कुल। सो उस तरीके से कार्नेलियन का कलर आता था। नेक्स्ट है कि जो नोड्यूल्स हैं उनको चिप ऑफ कर दिया जाता था रफ शेप्स में एंड उनको फिर फाइनली फ्लेक किया जाता था फाइनल फॉर्म में। मीन्स आपका एक रॉक है उसको आप एक रफ फॉर्म में, जैसे कि अगर आप इसको स्फीयर की शेप में बनाना है तो आप उसको रफली एक स्फीयर की शेप दोगे और बाद में उसको फिनिशिंग दोगे, उसको फाइनली फ्लेक करके। ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग कंप्लीटेड द प्रोसेस। उसके बाद क्या होता था, उसको ग्राइंड करा जाता था, फिर उसको पॉलिश करा जाता था एंड फिर उसमें से ड्रिल में एक छेद किया जाता था। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट चानुदारो, लोथल एंड मोर रिसेंटली एट धोलावीरा। तो स्पेशलाइज्ड ड्रिल इनमें छेद करने के लिए पाई गई हैं हमारी चानुधारो, लोथल और धोलावीरा में। ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नागेश्वर एंड बालाकोट आर लोकेटेड नियर द कोस्ट। अब जो हमारे नागेश्वर और बालाकोट है, नागेश्वर कहाँ पे है, गुजरात में, और बालाकोट पाकिस्तान में। ये जो दोनों साइट्स हैं ये कोस्ट के पास हैं, यानी कि यहाँ पर शेल ईजिली मिल जाते थे। तो शेल से यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती थी जैसे कि बैंगल्स, लेडल्स और इनले, और इनको फिर दूसरी सेटलमेंट्स में ले जाया जाता था जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा में। सिमिलरली इट इज़ लाइकली कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे चानुदारो और लोथल से वो भी बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स में हड़प्पन सिविलाइजेशन के जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा में ले जाए जाते थे। चानुदारो को आपने देखा था कि एक छोटी सी साइट है जो कि एक्सक्लूसिवली ही क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए डिवोटेड थी, यानी कि यहाँ पर मोस्टली क्राफ्ट प्रोडक्शन ही होता था। लेकिन क्या इतनी छोटी सी साइट इस पूरे क्राफ्ट को कंज्यूम कर सकती है? नहीं। सो इसको बड़ी बड़ी जो सेंटर्स हैं, अर्बन सेंटर्स, उनमें ले जाया जाता था ताकि वहाँ पर ये यूज़ हो सकें। आइडेंटिफाइंग द सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी हमने देखा कि कैसे हमने चानुदारो को देखा और दूसरे क्राफ्ट सेंटर्स को देखा। अब देखते हैं कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको आइडेंटिफाई किया। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, आर्कियोलॉजिस्ट यूजली लुक फॉर द फॉलोइंग। अब क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स को ढूंढने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट कुछ चीज़ों को ढूंढते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, जैसे कि स्टोन, नोड्यूल्स, कोल शेल्स, कॉपर और। तो जिन भी रॉ मटेरियल से हमारा जो भी क्राफ्ट है, जो हमारा आर्टिफैक्ट है वो बनने वाला है, वो रॉ मटेरियल कहाँ पर अवेलेबल होगा, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन की साइट है। नेक्स्ट है अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं वो भी हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे जो क्राफ्ट प्रोडक्शन की साइट है वहाँ पर मिलेंगे। टूल्स, जिन चीज़ों से बनाए जाते हैं ये, जैसे कि हमने देखा कि स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हमको लोथल जैसी जगहों पर मिली हैं। रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल। रिजेक्ट्स क्या होता है, वो मटेरियल जो कि रिजेक्टेड है, जिसको अब हम आर्टिफैक्ट को बनाने में यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर वो आर्टिफैक्ट्स जो कि ख़राब हो गए हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा वेस्ट मटेरियल, जो भी हमारा वेस्ट बचता है रॉ मटेरियल का उस आर्टिफैक्ट को बनाने के बाद। इन फैक्ट वेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ क्राफ्ट वर्क। जो हमारा वेस्ट है
किसी भी आर्टिफैक्ट को बनाने के बाद जो भी हमारा वेस्ट निकलता है वो हमारा बेस्ट इंडिकेटर में से एक है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई भी शेल या स्टोन है उसको कट किया जाएगा ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए, तो ये जो शेल या स्टोन है इसके पीसेस जो हमारे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है जहाँ पर ये चीज़ें बन रही हैं वहाँ पर हमको डिस्कार्डेड मिलेंगे एज अ वेस्ट। तो इससे हमको पता चल सकता है कि ये जो साइट है इसको क्राफ्ट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता था। Sometimes larger waste pieces were used up to make smaller objects। तो कभी कभी क्या होता था कि जो बड़े बड़े वेस्ट के टुकड़े हैं उनसे छोटी छोटी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, पर जो बिल्कुल ही छोटे छोटे टुकड़े थे वो जहाँ पर काम किया जाता था वहीं पर रह जाते थे। इससे हमको पता चलता है कि उस जगह पर कुछ क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम हो रहा था। These traces suggest that apart from small specialized centers, craft production was also undertaken in large cities such as मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। अब ये जो हमें ट्रेसेस मिले हैं इनसे हमको पता चलता है कि छानूदारो जैसे छोटे और स्पेशलाइज सेंटर्स में तो क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता ही था, बस इसके साथ साथ जो हमारी बड़ी सिटीज़ हैं जैसे कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा यहाँ पर भी हमारा प्रोडक्शन का काम हुआ करता था। स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटीरियल्स। तो जो भी हमारा इतना सारा रॉ मटेरियल है, अलग अलग टाइप्स के मेटल्स, शेल्स, स्टोन्स एंड अदर थिंग्स, ये सारी चीज़ें हमारी इतने सारे क्राफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जा रही हैं, लेकिन ये सारा रॉ मटेरियल हमारे लोकल एरिया से नहीं आता था, कुछ मटेरियल्स बाहर से भी आते थे। तो देखते हैं कि कैसे हड़प्पन्स ने ये सारा अरेंजमेंट किया। Terracotta toy models of bullock carts suggest that this was one important means of transporting goods and people across land routes। तो हमारे पास टॉय मॉडल्स मिले हैं बुलक कार्ट्स के जो कि सजेस्ट करते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट मीन्स था लोगों को और सामान को लैंड रूट्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। साथ ही रिवराइन रूट्स जो थे इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज में उनका भी यूज़ शायद किया जाता था, और साथ ही जो हमारे कोस्टल रूट्स हैं उनका भी यूज़ किया जाता था। तो मेनली हमारे पास यहाँ पर 3 चीज़ें आई हैं, पहला है बुलक कार्ट्स, दूसरा है रिवराइन रूट्स और तीसरा है हमारा कोस्टल रूट्स। मटीरियल फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। The Harappans procured materials for craft production in a variety of ways। तो जो हमारे हड़प्पन लोग थे ये लोग अलग अलग तरीके से रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते थे क्राफ्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। They established settlements such as नागेश्वर and बालाकोट in the areas where shell was available। तो उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट हमने देखा था कोस्ट के पास हैं जहाँ पर इजीली शेल अवेलेबल था, तो ऐसी जगहों पर सेटलमेंट्स को इस्टेब्लिश किया ताकि रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए। Other such sites were Shotugai in far off Afghanistan near the best source of lapis lazuli, a blue stone that was apparently very high valued। तो जो हमारा शोटुगाई है अफ़गानिस्तान में वो वहाँ पर किस लिए था, क्योंकि वहाँ पर लैपिस लजूली जो कि एक ब्लू कलर का स्टोन है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है वो वहाँ पर इजीली अवेलेबल था, इसीलिए शोटुगाई में भी सेटलमेंट थी। एंड लोथल विच वॉज नियर द सोर्सेज ऑफ कार्नेलियन, स्टीयरटाइट एंड मेटल। तो जो हमारा लोथल था वहाँ पर भी कार्नेलियन, स्टीयरटाइट और मेटल के सोर्सेज थे, अलग अलग जगहों से वहाँ पर इजीली ये रॉ मटेरियल्स लाए जा सकते थे। Another strategy for procuring raw materials may have been to send expeditions to areas such as Khetri region of Rajasthan for copper and South India for gold। तो एक और strategy क्या रही होगी apart from establishing the settlements near the sources of raw material, another strategy है कि लोगों को भेजना, expeditions को भेजना एरियाज़ में जहाँ पर ये रॉ मटेरियल हमारे इजीली अवेलेबल हैं, जैसे कि जो हमारा खेतरी रीजन है राजस्थान का वहाँ पर कॉपर इजीली मिल जाता है। नेक्स्ट है कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पर हमको गोल्ड इजीली मिल जाता है। तो इन लोगों ने वहाँ पर अपनी एक्सपीडिशंस भेजी एंड लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं उनके साथ कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश किया ताकि वो रॉ मटेरियल्स को एक्सचेंज कर सकें। Occasional finds of Harappan artifacts such as steatite microbeads in these areas are the indicators of such contact। Now, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, हिस्टोरियंस जो हैं, उन्होंने ऐसे ही बेसलेस इन बातों को नहीं कहा है। उनको जो स्टीयरटाइट के छोटे छोटे माइक्रोबीड्स हैं वो वहाँ पर
क्षेत्र रीजन में और साउथ इंडिया में मिले हैं, जिससे इस कॉन्टैक्ट का इंडिकेशन मिलता है. There is evidence in the Khetri region for what archaeologists call the Ganeshwar Jodhpura culture, with its distinctive non-Harappan pottery and an unusual wealth of copper objects. It is possible that the inhabitants of this region supplied copper to the Harappans. तो हमारा जो खेतरी एरिया है राजस्थान का, वहाँ पर एक गणेश्वर जोधपुरा कल्चर है जिसकी नॉन हरप्पन पोटरी है, यानी कि हरप्पन से उनकी पोटरी डिस्टिंग्विश्ड है, एंड साथ ही कॉपर ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी एक अनयूजुअल वेल्थ है, यानी कि अलग अलग प्रकार के वहाँ पर कॉपर ऑब्जेक्ट्स हमको देखने को मिले हैं. तो ये पॉसिबल है कि जो इस रीजन में जो खेतरी एरिया है, जो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर के लोग थे, वो हरप्पन्स को कॉपर सप्लाई करते थे. Recent archaeological finds suggest that copper was also probably brought from Oman on the southeastern tip of the Arabian Peninsula. तो ये है हमारा यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ पर है हमारा ओमान. तो ओमान से कॉपर जो है हरप्पन्स ऑब्टेन करते थे. Chemical analysis have shown that both the Omani copper and the Harappan artifact have the traces of nickel. तो जो हमारे केमिकल एनालिसिस अंडरटेक किए गए हैं, उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो ओमान का कॉपर है और साथ ही साथ जो हरप्पन आर्टिफैक्ट्स हैं उनमें निकल के ट्रेसेस हैं, जिससे पता चलता है कि वो एक ही जगह पर ओरिजिन हुए थे, यानी कि हरप्पन्स खेतरी रीजन के साथ साथ ओमान से भी कॉपर इंपोर्ट करते थे. देयर आर अदर ट्रेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट्स एज वेल. A distinctive type of vessel, a large Harappan jar coated with a thick layer of black clay, has been found at Omani sites. Such thick coatings prevent the percolation of liquids. तो जो हमारा एक distinctive type का vessel है, ये जो vessel है ये ओमान में पाया गया है, लेकिन ये हरप्पन है. ऑलराइट, तो ये जो है इसमें एक ब्लैक क्ले की थिक लेयर है, जिसको लिक्विड जो भी इसके अंदर था उसको परकोलेट होने से बाहर निकलने से बचाया जाता था. तो ये जो हमारा जार है ये ओमान में मिला है. ऐसा पॉसिबल है कि जो भी इस जार के अंदर रखा जाता था उसको हरप्पन्स ओमान के कॉपर के साथ एक्सचेंज करते थे. मेसोपोटामियन टेक्स्ट datable to the 3rd millennium BCE refer to copper coming from a region called Magan, which was perhaps a name for Oman. And interestingly enough copper found at the Mesopotamian site also contains the traces of nickel. तो जो हमारे मेसोपोटामिया के टेक्स्ट हैं, मेसोपोटामिया के बारे में आपने 11th में पढ़ा था, तो जो मेसोपोटामिया है वहाँ के जो टेक्स्ट हैं 3000 BCE के, वो बताते हैं कि जो कॉपर है वो एक मगान नाम के रीजन से आता था. एंड जो मेसोपोटामिया है वहाँ पर भी जो कॉपर था उसमें निकल के ट्रेसेस हमको मिले हैं, यानी कि 3 जगहों पर हमारा जो कॉपर है उसमें निकल के ट्रेसेस हैं, मेसोपोटामिया में, ओमान में और हरप्पा में. मतलब हरप्पा और मेसोपोटामिया में जो कॉपर था वो ओमान से लाया जाता था, यानी कि मगान जो है वो ओमान का ही शायद एक नाम रहा होगा उस समय का. दूसरे आर्कियोलॉजिकल फाइंड जो कि सजेस्ट करती हैं कि उस समय पर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन रहा होगा काफ़ी सारे सिविलाइजेशंस के बीच, वो हैं हरप्पन सील्स, वेट्स, डाइस और बीट्स, जो कि काफ़ी सारी जगहों से हमको मिले हैं. In this context, it is worth noting that the Mesopotamian texts mention contact with regions named Dilmun, probably the island of Bahrain, Magan and Meluha, possibly the Harappan region. एक और चीज़ जो कि नोटवर्दी है वो ये है कि जो हमारे मेसोपोटामियन टेक्स्ट हैं वो कहते हैं कि दिलमुन नाम का भी एक रीजन था, जो कि शायद बहरेन नाम के एक आइलैंड का नेम है. नेक्स्ट है मगान, जो कि हमने देखा कि ओमान का एक नेम था. नेक्स्ट है मेलुहा, जो कि शायद हरप्पन रीजन का एक नेम था. दे मेंशन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुहा. अब उन्होंने मेलुहा से आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स को भी मेंशन किया है, जैसे कि कार्नेलियन, लैपिस लजूली, कॉपर, गोल्ड एंड वैरायटीज़ ऑफ वुड. हमने देखा कि लोथल के पास कार्नेलियन के काफ़ी सारे जगहें थी जिसको उससे ऑब्टेन करा जा सकता था. एंड लैपिस लजूली हमारा शोरटुगाई से आ जाता था, कॉपर हमारा खेतरी रीजन से आ जाता था, एंड गोल्ड आता था साउथ इंडिया से. तो ये सारी चीज़ें हमारे देखा जाए तो हरप्पा में ईजिली ऑब्टेन करी जा सकती थी. तो इसीलिए जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो इनको इम्पोर्ट करते थे हरप्पन रीजन से.
A Mesopotamian myth says of Meluha, may your bird be the Haja bird, may its call be heard in the royal palace. तो एक मेसोपोटामियन मिथ है जो कि मेलूहा को डिस्कस करता है, उसके बारे में कुछ कहता है. ऑलराइट, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा है कि हाजा बर्ड जो है शायद पिकॉक का एक नेम रहा होगा. It is likely that the communication with Oman, Bahrain और मेसोपोटामिया was by sea. तो ये पॉसिबल है कि जो ये सारे रीजन्स हैं, ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया, इनके साथ हड़प्पन्स सी के थ्रू कम्युनिकेट करते थे. मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू द मेलूहा एज अ लैंड ऑफ सी फारर्स, क्योंकि जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है ना, वो कहते हैं कि मेलूहा जो है वो सी फारर्स का एक लैंड है, यानी कि जो समुद्र से दूर रहते हैं ऐसे लोग. Besides, we find depictions of ships and boats on seals. इसके अलावा हमको शिप्स और बोट्स की डिपिक्शंस जो हैं, तस्वीरें जो हैं, वो हमको देखने को मिलती हैं सील्स पर. अब आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज़ मेलूहा और द हड़प्पन रीजन, और यहाँ पे है हमारा ओमान एंड यहाँ पे है मेसोपोटामिया, और ये है बहरेन या फिर दिलमुन. तो यहाँ पर इनके ईजिली सी के थ्रू कॉन्टेक्ट्स रहे होंगे. Seals, script and weights. Seals and sealings were used to facilitate long distance communication. तो जो हमारी सील्स और सीलिंग्स हैं उनको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए यूज़ किया जाता था. अब सील्स और सीलिंग्स में डिफरेंस क्या होता है? तो जो हमारी सील्स हैं वो एक स्टैम्प की तरह होती हैं, उनमें कुछ इमेजेस बनी होती हैं, कुछ साइंस होते हैं जो कि बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, और जब भी हम उसको किसी वेट क्ले में या फिर किसी ऐसी चीज़ में प्रेस करते हैं तो वो हमारा कुछ इम्प्रेशन छोड़ती हैं, उसको कहते हैं सीलिंग्स. Imagine a bag of goods being sent from one place to another. Its mouth was tied with rope and on the knot was affixed some wet clay on which one or more seals were pressed, leaving an impression. If the bag reached with the sealing intact, it meant that it had not been tampered with. The sealing also conveyed the identity of the sender. Now, इसमें क्या कहा गया है कि इमेजिन करो कि एक बैग है गुड्स का, जिसको हम एक से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. अब जो इसकी जो नोट है उसको बांधा जाता था रोप के साथ, ऑलराइट, एंड जो उसकी नोट है उसमें एक वेट क्ले को रख दिया जाता था, जिसके ऊपर एक सील को प्रेस कर दिया जाता था ताकि एक इम्प्रेशन बन जाए. और अगर जो हमारा बैग है वो सीलिंग के साथ इंटैक्ट पहुंच जाता था जहाँ पर भी उसको जाना होता था, इसका मतलब है कि किसी ने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है. लेकिन अगर उसकी सील टूटी हुई मिलती थी, उसकी सीलिंग टूटी हुई मिलती थी, इसका मतलब है कि किसी ने उसके साथ उसको खोलने की कोशिश की है. और जो हमारी सीलिंग है यहाँ पर, वो जो सेंडर है जिसने उस पार्सल को या उस बैग ऑफ गुड्स को भेजा है, उसकी आइडेंटिटी को भी कन्वे करती थी. हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग. हड़प्पन सील्स जो हैं उनमें हमको एक लाइन ऑफ राइटिंग देखने को मिलती है ऊपर की तरफ. यहाँ पर एक लाइन ऑफ राइटिंग होती है और नीचे की तरफ होता है एक एनिमल मोटिव. द हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर. तो सिंस हम उस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए हैं तो शायद उस लाइन ऑफ राइटिंग में नेम और टाइटल रहता होगा उस ओनर का. Scholars have also suggested that the motif, generally an animal, conveyed a meaning to those who could not read. तो जो हमारा यहाँ पर मोटिव होता था वो शायद उनको उस ओनर की आइडेंटिटी कन्वे करता था जो कि उसको पढ़ नहीं सकते थे. Most of the inscriptions are short, the longest containing about 26 signs. तो हड़प्पा में जो हमको इंस्क्रिप्शंस मिली हैं वो बहुत ही छोटी छोटी थी, और जो हमको सबसे बड़ी इंस्क्रिप्शन मिली है उसमें सिर्फ और सिर्फ 26 साइंस हैं. Although the script remains undeciphered to date, it was evidently not alphabetical, where each sign stands for a vowel or consonant, as it has just too many signs, somewhere between 375 and 400. तो ऑल्दो हम इस स्क्रिप्ट को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, लेकिन शायद ही अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी, ऐसी नहीं थी जिसमें हर एक वोवल या कॉन्सोनेंट के लिए एक अक्षर होगा. यानी कि अगर मैं बोलूँ कि जैसे इंग्लिश की अल्फ़ाबेट है उसमें हमारा वो अल्फ़ाबेटिकल है, उसमें एक वोवल या फिर कॉन्सोनेंट के लिए एक साइन है, लेकिन इसमें कुछ सिलेबस होते हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट में जो कि एक साइन के थ्रू रिप्रेजेंटेड होते हैं. इसमें
375 से 400 के बीच में हमको साइंस देखने को मिले हैं. It was apparent that the script was written from right to left, as some seals show a wider spacing on the right and crampling on the left, as if the engraver began working from the right and then ran out of space. So, for example, अगर मैं left से right लिख रही हूँ तो आई एम राइटिंग लाइक दिस. जब मेरे पास जो हमारी राइट साइड है उसमें जब हमारा स्पेस कम हो जाएगा तो वो कंजेस्टेड हो जाएंगे लेटर्स, राइट. तो उसी तरह से हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है वो राइट तरफ से लिखी जाती थी, यानी कि राइट टू लेफ़्ट. ये मैंने लिखी है लेफ़्ट टू राइट. तो इसमें पता चल रहा है कि यहाँ पर मैं इजीली लिख रही हूँ, लेकिन एंड में जाते जाते मेरे जो लेटर्स हैं वो कंजेस्टेड हो रहे हैं. इसी वजह से जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बताया है कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी. एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स. तो जो हमारे एक्सचेंजेस हो रहे थे इतने ग्रैंड स्केल पर, उनको वेट्स के एक प्रिसाइज सिस्टम से रेगुलेट किया जाता था, जो कि यूजुअली चर्ट नाम के एक स्टोन से बनते थे, जो कि जनरली क्यूब की शेप में होता था और जिस पर कोई भी मार्किंग्स नहीं होती थी. हियर यू कैन सी, ये हैं हमारे सारे वेट्स. तो ये क्यूब की शेप में है, चर्ट से बने हैं एंड इन पर कोई भी मार्किंग्स नहीं हैं. द लोअर डिनोमिनेशंस ऑफ वेट वर बाइनरी, जैसे कि 1, 2, 4, वाइल जो हायर डिनोमिनेशंस थी वो डेसिमल सिस्टम को फॉलो करती थी. तो जो हमारे लोअर नंबर्स हैं वो बाइनरी सिस्टम को फॉलो करते थे और जो हायर डिनोमिनेशंस थी वो डेसिमल सिस्टम को फॉलो करती थी. द स्मॉलर वेट्स वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर वेइंग ज्वेलरी एंड बीड्स. जो हमारे छोटे छोटे वेट्स थे वो शायद ज्वेलरी और बीड्स को वेट करने के लिए यूज़ किए जाते थे. मेटल स्केल पेन्स को भी हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाया है. मेटल स्केल पेन्स क्या होते हैं? इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं जिनको वे करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये देख सकते हैं आप, ये एक सीलिंग है और सील जो होती है वो इसके ऊपर प्रेस किया गया है ताकि एक इम्प्रेशन यहाँ पर बन जाए. एंशिएंट अथॉरिटी, पैलेसेस एंड किंग्स. If we look for a center of power or for depiction of people in power, archaeological records provide no immediate answers. तो अगर हम देखें कि कौन इस इतनी ब्रिलियंट सिविलाइजेशन को रूल कर रहा था, कौन था सेंटर ऑफ पावर, तो हमको आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं उनमें कोई भी आंसर देखने को नहीं मिलते हैं. एक बड़ी सी बिल्डिंग हमको मोहनजोदाड़ो में पाई गई थी जिसको पैलेस नेम किया गया है, लेकिन कोई भी फाइंड इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है. इसको ऐसे ही पैलेस बोल दिया गया है, लेकिन इसका कोई भी सबूत नहीं है कि ये पैलेस ही रहा होगा. अ स्टोन स्टैचू वॉज लेबल्ड एंड कंटिन्यूज टू बी नोन एज द प्रीस्ट किंग. ये जो आप यहाँ पर एक स्टैचू देख रहे हैं इसको प्रीस्ट किंग कहा गया है, लेकिन अगेन इसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि प्रीस्ट किंग यहाँ पर भी रहे होंगे जैसे कि मेसोपोटामियन हिस्ट्री में थे. दिस इज़ बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट were familiar with the Mesopotamian history and its priest kings and have found parallels in the Indus region. ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको पता है कि जो मेसोपोटामियन रीजन है और जो हड़प्पन रीजन है वहाँ पर सिविलाइजेशंस एक ही टाइम पर फ्लरिश कर रही थी. ये दोनों सिविलाइजेशंस जो हैं ये कंटेम्परेरी थी, यानी कि जो शायद मेसोपोटामिया में हो रहा था वो ही शायद हड़प्पा में हो रहा था. तो इसीलिए उन्होंने इस स्टैचू को प्रीस्ट किंग कह दिया क्योंकि वो मेसोपोटामियन हिस्ट्री से फेमिलियर थे. Some archaeologists are of the opinion that the Harappan society had no rulers and that everybody enjoyed equal status. तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं हमारे वो ये ओपिनियन रखते हैं कि जो हमारी हड़प्पन सोसाइटी है उसमें कोई भी रूलर्स नहीं थे और हर एक इंसान इक्वल स्टेटस को एंजॉय करता था. अदर्स फील दैट देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सेवरल, दैट मोहनजोदाड़ो हैड अ सेपरेट रूलर, हड़प्पा अनदर एंड सो फोर्थ. तो जो दूसरे हमारे स्कॉलर्स या आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि कोई एक सिंगल रूलर नहीं रहा होगा इस पूरी सिविलाइजेशन का, रैदर हर एक जो हमारा अर्बन सेंटर है उसका अपना एक रूलर रहा होगा, जैसे कि मोहनजोदाड़ो का एक सेपरेट रूलर और हड़प्पा का एक सेपरेट रूलर. Yet others argue that there was a single state
given the similarity in artifacts, the evidence for planned settlements, the standardized ratio of bricks, and the establishment of centers near sources of raw materials. दूसरे स्कॉलर्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि जो पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये इसमें एक सिंगल ही रूलर रहा होगा, ये पूरी एक ही स्टेट थी, क्योंकि हमारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिली है सारे अर्बन सेंटर्स में। नेक्स्ट है कि हमारे प्लान सेटलमेंट्स हैं, पहले सेटलमेंट्स को प्लान किया गया था एंड देन अकॉर्डिंगली उनको इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट है कि जो ब्रिक साइज़ है वो हर जगह पर एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो का मिला है एंड कुछ सेटलमेंट्स जो हैं उनको रॉ मटेरियल के सोर्सेज के पास जानबूझकर इस्टेब्लिश किया गया था, जैसे कि शोटुगाई, लोथल, नागेश्वर और बालाकोट को। As of now, the last theory seems the most plausible, as it is unlikely that entire communities could have made and implemented such complex decisions. तो अभी की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोग इस चीज़ पर सहमत हैं कि जो हमारी लास्ट थियोरी है वो सबसे ज़्यादा प्लॉजिबल है, क्योंकि इतने सारे राजा अगर होते तो क्या वो एक ही जैसे डिसीजंस ले पाते और उनको इतनी इजीली इम्प्लीमेंट कर पाते? तो ये अनलाइकली है। दैट इज़ वाई हम अभी कहते हैं कि एक ही रूलर कोई इस पूरी सिविलाइजेशन का रहा होगा। देयर इज़ एविडेंस दैट बाय circa 1800 BCE, most of the mature Harappan sites in regions such as Cholistan had been abandoned. चोलिस्तान जो है पाकिस्तान का एक रीजन है, तो एविडेंस है कि 1800 BCE के तक आते आते ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैं चोलिस्तान जैसे रीजन्स में उनको अबैंडन कर दिया गया था। साइमल्टेनियसली यानी कि साथ ही साथ देयर वॉज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू न्यू सेटलमेंट्स इन गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो साइमल्टेनियसली साथ ही साथ क्या हो रहा था कि जो पॉपुलेशन है वो एक्सपैंड कर रही थी वेस्ट की तरफ, यानी कि गुजरात में, हरियाणा में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। In the few Harappan sites that continued to be occupied after 1900 BCE, there appears to have been a transformation of material culture marked by the disappearance of distinctive artifacts of the civilization, the weights, seals and special beads. तो क्या हो रहा था कि जो थोड़ी सी हड़प्पन साइट्स 1900 BCE के बाद तक भी ऑक्यूपाइड रही, जहाँ पर लोग अभी भी रहते थे, वहाँ पर क्या था कि जो मटेरियल कल्चर था ना उनका, वो पूरी तरीके से बदल चुका था। यानी कि जो वहाँ के डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स थे, जैसे कि उनके वेट्स, सील्स, स्पेशल बीड्स, वो सारे डिसअपियर हो गए थे। एक नया ही कल्चर आ गया था जिसको हम कहते हैं लेट हड़प्पन कल्चर। राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ऑल्सो डिसअपियर्ड। तो जो हमारी राइटिंग थी, जो हमारी स्क्रिप्ट थी, उसको लिखना बंद कर दिया गया। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था मेसोपोटामिया जैसे रीजन्स के साथ, वो भी बंद हो गया। साथ ही जो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन थी, यानी कि छानू दारो जैसी कुछ साइट जो कि सिर्फ और सिर्फ क्राफ्ट के लिए डिवोटेड थी, वो भी डिसअपियर हो गई। इन जनरल फार फ्यूअर मटीरियल्स वर यूज टू मेक फार फ्यूअर थिंग्स। तो क्या हो रहा था कि थोड़े से मटीरियल्स से थोड़ी सी चीज़ें बन रही थी। जो इतने सारे मटीरियल्स पहले यूज़ हो रहे थे और उनसे इतनी सारी चीज़ें जो पहले बन रही थी वो सारी डिसअपियर हो रही थी। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स डिटोरियोरेटेड एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड। तो जो हमारी हाउसेस को बनाने की टेक्निक्स थी वो डिटोरियोरेट हो गई। साथ ही जो बड़े बड़े पब्लिक स्ट्रक्चर्स थे, ग्रेनरी, ग्रेट बाथ जैसे, उनको भी प्रोड्यूस करना बंद कर दिया गया। ओवरऑल आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट्स इंडिकेट करते हैं एक रूरल वे ऑफ लाइफ एंड व्हाट आर कॉल्ड द लेट हड़प्पन और द सक्सेसर कल्चर्स। तो जो हमारे आर्टिफैक्ट्स हमको मिले हैं एंड जो हमारी सेटलमेंट्स हैं, जो भी सारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, वो इंडिकेट करता है कि जो हमारा लेट हड़प्पन कल्चर था या फिर जो हमारा सक्सेसर कल्चर था, उसमें एक रूरल वे ऑफ लाइफ जो है हमको देखने को मिलता है एज अपोज टू द अर्बन वे ऑफ लाइफ इन द मैच्योर हड़प्पन कल्चर। नाउ व्हाट ब्रॉट अबाउट दीज चेंजेस? इतने सारे जो हमको ये मटेरियल कल्चर में चेंजेस देखने को मिले, ये आखिर क्यों आए? सेवरल एक्सप्लेनेशंस हैव बीन पुट फॉरवर्ड। इसके लिए अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने, स्कॉलर्स ने अलग अलग एक्सप्लेनेशंस रखी हैं।
These range from climate change, deforestation, excessive floods, shifting or drying up of rivers to the overuse of landscape. तो लोग कहते हैं कि शायद क्लाइमेट चेंज आया होगा, पेड़ों को काट दिया गया होगा, डिफोरेस्टेशन आया होगा, या शायद फ्लड्स आए होंगे, या फिर रिवर्स ड्राई हो गए होंगे, या फिर उनके कोर्स जो हैं वो शिफ्ट हो गए होंगे, या फिर ये जो एरिया है हड़प्पन्स ने इसको ओवर यूज़ कर लिया था, यहाँ के सारे रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दिया था. Some of these causes may hold for certain settlements, but they do not explain the collapse of the entire civilization. तो लोग क्या कहते हैं कि ये कॉजेज़ जो हैं कुछ सेटलमेंट के लिए तो शायद ये सही हैं, जैसे कि शायद हड़प्पा का जो है एंड आया होगा बिकॉज़ वहाँ पर जो हमारा रिवर है उसने कोर्स शिफ्ट कर लिया होगा. शायद किसी और सिविलाइजेशन का एंड आया होगा बिकॉज़ वहाँ पे सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए होंगे. लेकिन पूरी सिविलाइजेशन जो है वो क्यों कोलैप्स हुई उसका कोई रीज़न अब तक हमको नहीं मिला है. इट अपीयर्स दैट अ स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट परहैप्स द हड़प्पन स्टेट केम टू एन एंड. तो शायद एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही मजबूत यूनिफाइंग एलिमेंट रहा होगा जिसकी वजह से पूरी की पूरी हड़प्पन स्टेट, पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हो गई. डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन. अब देखते हैं कि इतनी पुरानी सिविलाइजेशन को आखिर आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे डिस्कवर किया, क्या कुछ उनके सामने प्रॉब्लम्स आई, उनको देखते हैं. When Cunningham, the first Director General of ASI, began archaeological excavations in the mid-19th century, archaeologists preferred to use the written word, the texts and inscriptions as a guide to their investigations. Now, Alexander Cunningham बने थे पहले Director General ASI के. This is important. Who was the first Director General of ASI? So he was Alexander Cunningham. उन्होंने अपने एक्सकवेशंस की शुरुआत करी मिड 19th सेंचुरी में, यानी कि अराउंड 1850. तब आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो लिखे हुए शब्दों को प्रेफर करते थे, यानी कि जो हमारे टेक्स्ट हैं, जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी इंस्क्रिप्शंस हैं, उनको एज अ गाइड यूज़ करते थे अपने जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको अंडरटेक करने के लिए. इनफैक्ट कनिंघम का जो मेन इंटरेस्ट था वो था अर्ली हिस्ट्री में. He used the accounts left by the Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent between 4th and 17th centuries CE to locate the early settlements. तो उन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया सेटलमेंट्स को, अर्ली सेटलमेंट्स को लोकेट करने के लिए? वो थे जो हमारे चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे. उन्होंने जब 4th से 17th सेंचुरीज़ के बीच इंडियन सब कॉन्टिनेंट को विज़िट किया था तो उनके जो अकाउंट्स थे उनका उन्होंने यूज़ किया हमारी अर्ली सेटलमेंट्स को लोकेट करने के लिए. Cunningham also collected, documented and translated inscriptions found during his surveys. तो कनिंघम ने जो भी उनको इंस्क्रिप्शंस मिली थी उनको कलेक्ट किया, उनको डॉक्यूमेंट किया और साथ ही उनको ट्रांसलेट किया. When he excavated sites, he tended to recover artifacts that he thought had a cultural value. तो जब भी वो हमारी जो साइट्स हैं उनको एक्सकवेट करते थे, उनमें खुदाई करते थे, तो वो उन आर्टिफैक्ट्स को यूजुअली ज़्यादा रिकवर करते थे जिनको उनके लगता था कि इनकी कल्चरल वैल्यू है, यानी कि वो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. A site like Harappa, which was not a part of the itinerary of the Chinese pilgrims and was not known as an early historic city, did not fit very neatly within his framework of investigations. अब हड़प्पा जैसी एक साइट जो हमारे चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे उनकी यात्रा का एक पार्ट नहीं थे और जिनको एक अर्ली हिस्टोरिक सिटी के नाम से जाना नहीं जाता था, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन का जो फ्रेमवर्क था उसके अंदर फिट नहीं हुए. इसीलिए कनिंघम ने हड़प्पा, मोहनजोदारो ऐसे साइट्स पर इन्वेस्टिगेशंस करने को अवॉइड किया. So although Harappan artifacts were found fairly often during the 19th century and some of these reached Cunningham, he did not realize how old these were. तो although जो हमारे हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बार हमको देखने को मिलते हैं कि 19th सेंचुरी में वो काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे थे और कुछ कनिंघम को रीच भी किए, यानी कि कुछ कनिंघम तक पहुँचे भी, लेकिन उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि वो कितने पुराने थे. A Harappan seal was given to Cunningham by an Englishman. तो एक इंग्लिशमैन ने कनिंघम को एक हड़प्पन सील दी थी. ऑलराइट, ही नोटेड द ऑब्जेक्ट, उन्होंने इसको नोट किया बट अनसक्सेसफुली ट्राई टू प्लेस इट
विद इन द टाइम फ्रेम विद विच ही वॉज फेमिलियर। तो उन्होंने क्या किया, उसको उसी टाइम फ्रेम में फिट करने की कोशिश की जिससे वो फेमिलियर थे। उनको लगा कि इंडियन हिस्ट्री जो है वो गंगा वैली में जो फर्स्ट सिटीज़ आई थी उनसे शुरू हुई थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि इंडियन हिस्ट्री जो है वो इससे भी पुरानी थी। तो उनके स्पेसिफिक फोकस को अगर हम देखें, जो कि था चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स का जो अकाउंट्स हैं उनको यूज़ करना, तो उन्होंने हड़प्पा का जो सिग्निफिकेंस था वो मिस कर दिया। Subsequently, seals were discovered at Harappa by archaeologists such as Dayaram Sahani in the early decades of the 20th century. 20th century यानी कि 1900 से 1999 के बीच में, यानी कि उसके अर्ली डेकेड्स में दयाराम साहनी जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा में इन सील्स को डिस्कवर किया इन द लेयर्स दैट वर डेफिनेटली मच ओल्डर दैन द अर्ली हिस्टोरिक लेवल। तो हमारी जो सॉइल होती है उसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, ऑलराइट। जिस लेयर में ये सील्स पाई गई थी, आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि ये जो लेयर्स हैं ये अर्ली हिस्टोरिक लेवल से काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, यानी कि ये उस समय से भी पुरानी है जब गंगा वैली में सिटीज़ जो हैं वो फ्लरिश कर रही थी। इट वॉज देन दैट देयर सिग्निफिकेंस बिगैन टू बी रियलाइज। ये वो समय था जब उनके जो सिग्निफिकेंस है उसको रियलाइज़ करना शुरू किया गया। एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे जो थे रखल दास बनर्जी, R.D. बनर्जी, जिनको सिमिलर सील्स जो है वो मोहनजोदाड़ो में मिली, यानी कि हमको हड़प्पा में ये सील्स मिल गई हैं। नेक्स्ट है कि हमको मोहनजोदाड़ो में भी सेम सील्स, सिमिलर सील्स जो हैं वो मिल रही हैं, जिससे ये पता चला कि ये जो दोनों साइट्स हैं हमारी, ये एक सिंगल कल्चर से बिलोंग करती थी, एक सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर से बिलोंग करती थी। इन फाइंड्स के बेसिस पर 1924 में जोहन मार्शल, जो कि डायरेक्टर जनरल थे ASI के, उन्होंने अनाउंस किया एक नई सिविलाइजेशन की डिस्कवरी को दुनिया के सामने। एज SN रॉय नोटेड इन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर दैन ही हैड फाउंड हर। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। SN रॉय ने अपनी बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में नोट किया कि मार्शल ने इंडिया को 3000 ईयर्स पुराना छोड़ दिया जैसा उन्होंने उसको पाया था। This was because similar till then unidentified seals were found at excavations in at the Mesopotamian sites. ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसी ही सील्स जो कि उस समय अनआइडेंटिफाइड थी वो मेसोपोटामियन साइट्स पे भी हमको मिली थी, लेकिन उस समय ये नहीं समझा जा सकता था कि ये सील्स कहाँ से आई हैं और कैसे आई हैं, ऑलराइट। पर जब हड़प्पन सिविलाइजेशन मिली तब पता चला कि ये सील्स जो हैं ये एक्चुअली हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करती थी। It was then that the world knew not only of a new civilization but also one contemporaneous with Mesopotamia. तो तब दुनिया को पता चला कि एक नई सिविलाइजेशन भी है और साथ ही साथ वो एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो कि मेसोपोटामिया की कंटेम्पररी है, यानी कि उसी के साथ साथ जो कि एग्जिस्ट करती थी। In fact, John Marshall's stint as the Director General of ASI marked a major change in the Indian archaeology. जोहन मार्शल जो थे उनको जब वो एज अ डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए तो एक मेजर चेंज आया इंडियन आर्कियोलॉजी में। क्यों आया? क्योंकि वो पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में काम किया। ही एंड ब्रॉट इन हिज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ग्रीस एंड क्रीट टू द फील्ड। तो उन्होंने ग्रीस और क्रीट में पहले ही आर्कियोलॉजी का काम किया हुआ था और अपना एक्सपीरियंस जो है वो इंडिया में भी लेकर आए। More importantly, though like Cunningham, he too was interested in spectacular finds, he was equally keen to look for the patterns of everyday life. Now, Cunningham की तरह although वो भी spectacular finds में ही interested थे mainly। spectacular find क्या होती हैं? कुछ बड़ी बड़ी या फिर काफ़ी ज़्यादा costly precious चीज़ों को ढूंढने में, लेकिन वो जो है साथ ही साथ एक और चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, वो थे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उसकी चीज़ों को, उसके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में भी वो इक्वली इंटरेस्टेड थे। Marshall tended to excavate along regular horizontal units measured uniformly throughout the mound, ignoring the stratigraphy of the site. This meant that all the artifacts recovered from the same unit were grouped together, even if they were found at different stratigraphic layers. As a result, valuable information about the context of these finds was irretrievably lost. Now, ये आप एक माउंट देख रहे हैं और इसमें एक स्ट्रैटिग्राफी है, यानी कि ये जो हमारी चीज़ें हैं
ये हमारी स्ट्रैटिग्राफी है, ये अलग अलग टाइम पीरियड को डिनोट करती हैं। अगर आप देखें तो मार्शल ने क्या किया कि उन्होंने ये मापा कि एक सॉइल है एंड देन हॉरिजॉन्टली यूनिट्स को माप दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रैटिग्राफी तो कुछ अलग टाइम पीरियड बता रही है, लेकिन मार्शल ने उसको इस तरीके से आइडेंटिफाई किया और सारे जो आइटम्स एक लेयर में पाए जाते थे उन्होंने उनको सेम टाइम पीरियड में क्लासिफाई कर दिया, जिसकी वजह से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को इस तरीके से हमने खो दिया कि वो अब हम फिर से ढूंढ नहीं सकते। It was R.E.M. Wheeler, after he took over as the Director General of ASI in 1944, who rectified this problem. तो R.E.M. Wheeler जो हैं ASI के डायरेक्टर जनरल बने 1944 में, उन्होंने इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया एंड इसको चेंज किया। Wheeler recognized that it was necessary to follow the stratigraphy of the mound rather than digging mechanically along the uniform horizontal units. तो यूनिफॉर्मली इन्हीं हॉरिजॉन्टल यूनिट्स के अकॉर्डिंग चलने से अच्छा है कि हम जो हमारी जो सॉइल है, जो हमारा माउंड है, उसकी स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग हम लेयर्स को और टाइम पीरियड्स को क्लासीफाई करें। Moreover, he was an ex-army brigadier. He brought with him a military precision to the practice of archaeology. तो जो हमारे R.E.M. व्हीलर थे वो थे एक एक्स आर्मी ब्रिगेडर, तो उन्होंने मिलिट्री का जो प्रिसाइजन होता है, चीज़ों को प्रिसाइजली करने का काम, वो आर्कियोलॉजी में लाया। The frontiers of the Harappan civilization have little or no connection with the present day national boundaries. तो जो हमारे हरप्पन सिविलाइजेशन थी उसके जो हमारे फ्रंटियर्स हैं, उसकी जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं, उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है आज की जो नेशनल बाउंड्रीज़ हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच उनसे। However, with the partition of the subcontinents and the creation of Pakistan, the major sites are now in the Pakistani territory. तो क्या हुआ कि सबकॉन्टिनेंट का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, जिससे जो हमारी सारी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी मेजर साइट्स थी वो पाकिस्तानी टेरिटरी में चली गई। इससे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने इंडिया में साइट्स को लोकेट करने की कोशिश की। An extensive survey in Kutch has revealed a number of Harappan settlements and explorations in Punjab and Haryana have added to the list of Harappan sites. Now, कच्छ जो एरिया है गुजरात का, वहाँ पर काफ़ी सारी एक्सप्लोरेशंस हुई एंड काफ़ी सारी नई नई सेटलमेंट्स को वहाँ पर डिस्कवर किया गया। साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा में भी एक्सप्लोरेशंस हुई एंड काफ़ी सारी नई साइट्स को डिस्कवर किया गया। While Kalibangan, Lothal, Rakhigarhi and more recently Dholavira have been discovered, explored and excavated as a part of these efforts, fresh explorations continue. तो क्या हुआ कि कलिबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और धोलावीरा जैसी साइट्स को हमने ढूंढ लिया है और साथ ही साथ इनको हमने एक्सप्लोर और एक्सकवेट भी कर लिया है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो अभी भी नई साइट्स को डिस्कवर करने में लगे हुए हैं। ओवर द डेकेड्स न्यू इश्यूज हैव अश्यूम्ड इम्पोर्टेंस। तो समय के साथ क्या हुआ कि नए नए जो हमारे इश्यूज़ हैं उन्होंने अब इम्पोर्टेंस अज्यूम कर लिया है, यानी कि पहले जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो किसी और चीज़ को ढूंढ रहे थे, अब उन्होंने अपना फोकस जो है वो किसी और चीज़ पर शिफ्ट कर लिया है। Where some archaeologists are often keen to obtain a cultural sequence, others try to understand the logic underlying the location of specific sites. तो क्या है कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो है एक कल्चरल सीक्वेंस को ऑब्टेन करना चाहते हैं, यानी कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चीज़ों को क्लासीफाई करना चाहते हैं। दूसरे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये समझना चाहते हैं कि इस साइट को यहाँ पर ही क्यों लोकेट किया गया। They also grapple with the wealth of artifacts, trying to figure out the functions these may have served. तो वो क्या करते हैं, साथ ही साथ वो आर्टिफैक्ट्स के साथ ग्रैपल करते हैं एंड ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या फंक्शन सर्व किए होंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने इनको बनाया था। सिंस द 1980s, अब 1980s के बाद क्या हुआ कि इंटरनेशनल इंटरेस्ट जो है वो ग्रो हुआ हरप्पन आर्कियोलॉजी में। स्पेशलिस्ट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड अब्रोड हैव बीन जॉइंटली वर्किंग एट बोथ हरप्पा एंड मोहनजोदाड़ो। तो जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट से भी और साथ ही साथ अब्रोड से भी, वो एक साथ काम कर रहे हैं हरप्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे साइट्स में। They are using modern scientific techniques including the surface exploration to recover the traces of
clay, stone, metal and plants and animal remains as well as to minutely analyze every scrap of available evidence. तो वो जो है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट हैं हमारे, वो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं सरफेस एक्सप्लोरेशन को इंक्लूड करके, जिनसे क्या किया जाता है, जो हमारे क्ले है, स्टोन है, मेटल है, प्लांट और एनिमल रिमेन्स हैं, उनको रिकवर किया जाता है सरफेस से। एंड वो माइन्यूटली एनालाइज कर रहे हैं, बारीकी से एनालाइज कर रहे हैं हर एक पीस अवेलेबल एविडेंस का। प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। नाउ हमने देखा कि जो हमारी हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अनडिसाइफर्ड है, साथ ही साथ जो हमारे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है वो भी सफिशेंट नहीं है। तो इस ऐसे में हमारा जो पास्ट है हड़प्पन हिस्ट्री का, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आई हैं। उनको देखते हैं। It is important to remember that only the broken or the useless objects would have been thrown away. तो एक चीज़ जो याद रखनी ज़रूरी है वो ये है कि जो टूटी हुई या फिर यूजलेस चीज़ें थी उन्हीं को फेंक दिया गया होगा। जो दूसरी चीज़ें हैं उनको शायद रिसाइकल कर लिया गया होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई गोल्ड की ज्वेलरी है, अगर वो टूट गई है तो क्या आप उसको थ्रो कर दोगे या फिर उसको रिसाइकल करोगे? ऑब्वियसली आप उसको रिसाइकल करोगे, ऑलराइट। सो जो हमको मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर फाइंडिंग्स हैं, टिपिकल नहीं है। Consequently, valuable artifacts that are found intact were either lost in the past or hoarded and never recovered. In other words, such finds are accidental rather than typical. तो क्या हुआ कि हमारे जो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट हैं सारे, वो या तो पास्ट में खो गए थे या फिर उनको होल्ड करा गया था, उनको संभाल कर रखा गया था एंड उनको फिर कभी रिट्रीव नहीं किया गया था। तो ये जो हमारी फाइंड्स हैं, ये जो हमको मिल रही हैं चीज़ें, ये टिपिकल नहीं है, ये एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटली ये चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये हमको मिल रही हैं। पर जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें हैं उनको रिसाइकल कर लिया गया होगा, इसलिए हम उनको अब नहीं ढूंढ सकते। रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज। तो आर्टिफैक्ट्स को रिकवर करना सिर्फ शुरुआत है आर्कियोलॉजी के काम की। आर्कियोलॉजिस्ट देन क्लासीफाई देयर फाइंड्स। तो उन चीज़ों को, उन आर्टिफैक्ट्स को रिकवर करने के बाद, उनको ढूंढने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो क्लासीफाई करते हैं उनको। वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। एक सिंपल सा प्रिंसिपल है जो क्लासिफिकेशन में यूज़ किया जाता है, वो है मटेरियल के टर्म्स में अलग अलग चीज़ों को क्लासीफाई करना। जैसे कि स्टोन से बनी हुई चीज़ों को अलग से रखना, क्ले से बनी हुई चीज़ों को अलग से रखना, एंड सिमिलरली बोन, आइवरी, मेटल, इन सारी चीज़ों को अलग से रखना। द सेकेंड एंड द मोर कॉम्प्लिकेटेड इज़ इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। जो दूसरा तरीका है क्लासीफाई करने का, वो कॉम्प्लिकेटेड है और ज़्यादा, वो है चीज़ों को उनके फंक्शंस के टर्म्स में क्लासीफाई करना, यानी कि जो भी वो फंक्शन या फिर जो काम उनका था उसके बेसिस पे उनको क्लासीफाई करना। Archaeologists have to decide whether, for instance, an artifact is a tool or an ornament or both or something meant for the ritual use. तो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या डिसाइड करना पड़ता है कि क्या ये एक पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट ये एक टूल रहा होगा, या फिर ये एक ऑर्नामेंट रहा होगा, या फिर शायद ये दोनों ही चीज़ें रहा होगा, या फिर ये कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसको रिचुअल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता होगा। An understanding of the function of an artifact is often shaped by its resemblance with the present day things. तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जिस तरीके से वो उस आर्टिफैक्ट के फंक्शन को, उसके यूज़ को समझते हैं, वो शेप होता है बाय द रिजेम्बलेंस विद प्रेजेंट डे थिंग्स। यानी कि जो आज हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, क्या हम पोर्ट्स को किसी अलग तरीके से आज यूज़ कर रहे हैं जो कि पहले होता होगा? नहीं। तो जो पोर्ट्स हैं वो आज भी उसी यूज़ के लिए किए जाते हैं एंड पहले भी उनका सेम ही यूज़ रहता था। जो हमारे बीड्स हैं, कॉइन्स हैं, स्टोन ब्लेड्स हैं, पोर्ट्स हैं, वो ऑब्वियस एग्जांपल्स हैं कि जो हमारे आज यूज़ करते हैं हम उनको, वैसे ही हम उनको पहले यूज़ करते थे। Archaeologists also try to identify the function of an artifact by investigating the context in which it has been found. तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं किसी भी चीज़ के फंक्शन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं ये देख के कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में पाया गया था। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? जो बैकग्राउंड है उस चीज़ की, जैसे कि क्या वो एक ड्रेन में पाया गया था, क्या वो एक घर में पाया गया था, क्या वो एक ग्रेव में पाया गया था, या फिर क्या वो एक किल्न में पाया गया था। किल्न क्या होता है? चूल्हे जैसी कोई चीज़ जहाँ पर आप किसी चीज़ को बना रहे हो या फिर जला रहे हो। ऑलराइट, सो जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है हमको कि क्या उसका फंक्शन चीज़ का रहा होगा।
समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू टेक रिकोर्स टू इनडायरेक्ट एविडेंस, कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट को इनडायरेक्ट एविडेंस का भी यूज़ करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, दो देयर आर ट्रेसेस ऑफ कॉटन एट सम हरप्पन साइट्स, टू फाइंड आउट अबाउट क्लोथिंग वी हैव टू डिपेंड ऑन इनडायरेक्ट एविडेंस इंक्लूडिंग द डिपिक्शंस इन स्कल्पचर. नाउ हमको कॉटन की ट्रेसेस जो हैं कुछ हरप्पन साइट से मिले हैं, यानी कि हरप्पन जो है वो कॉटन की क्लोथ्स पहनते होंगे. ऑलराइट, बट क्लोथिंग की टाइप के बारे में हमको जानने के लिए इनडायरेक्ट एविडेंस पर डिपेंड करना पड़ता है, जैसे कि स्कल्पचर में उनका डिपिक्शन. तो अगर आप प्रीस्ट किंग की स्टैचू को याद करोगे तो वो साइड में एक शोल टाइप चीज़ को ले रखे हैं, एंड वो जो है हमको बताती है कि किस टाइप की क्लोथिंग जो है उस टाइम पर यूज़ की जाती होगी. आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डेवलप फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. अब आर्कियोलॉजिस्ट को रेफरेंस की भी ज़रूरत पड़ती है. We have seen that the first Harappan seal that was found could not be understood till the archaeologists had a context in which to place it. Now हमने देखा कि जब वो पहली हरप्पन सील हमको मोहनजोदाड़ो में मिली थी जब पहले, और साथ ही जब कनिंगम को फर्स्ट हरप्पन सील मिली थी, तब उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको रखें. तो उन्होंने अनसक्सेसफुली इसको कहीं कहीं रखने की कोशिश की, बोथ इन टर्म्स ऑफ द कल्चरल सीक्वेंस इन विच इट वाज फाउंड एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपैरिजन विद मेसोपोटामिया. तो इस टर्म्स में भी कि किस कल्चरल सीक्वेंस में वो पाई गई है, यानी कि अगर आपको वो हरप्पा में मिली है तब आप समझ सकते हैं कि वो हरप्पन सील है, बट अगर आपको वो मेसोपोटामिया में पाई जा रही है जो कि मेसोपोटामियन सील से काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो आप नहीं समझ सकते कि उसका फंक्शन क्या है. साथ ही साथ अगर कनिंगम को किसी ने वो सील दी, वो नहीं समझ पाए क्योंकि उनको पता नहीं था कि हरप्पन सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है. ऑलराइट, तो उन्होंने उसको क्या किया कि जो गंगा वैली की सिटीज़ हैं उन्हीं में उसको प्लेस करने की कोशिश की. साथ ही साथ सील्स के बारे में हमको कैसे पता चलता है, मेसोपोटामिया में जो सील्स हैं उनके कंपैरिजन के साथ. द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. The problems of archaeological interpretations are perhaps most evident in the attempts to reconstruct the religious practices. अब religious practices के बारे में हमको मेनली कहाँ से पता चलता है, जो हमारा स्क्रिप्ट है, जो हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं वहाँ से हमको पता चलता है. लेकिन मेजर ड्रॉबैक क्या है अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं, तो वो ये है कि जो हमारी हड़प्पन राइटिंग है, जो हमारी स्क्रिप्ट है, उसको अभी तक डिसाइफर ही नहीं किया गया है. तो आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे ज़्यादा एविडेंट हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकन्स्ट्रक्ट करने में. अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट विच सीम टू बी अनयूजुअल और अनफेमिलियर मे हैव हैड अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस. तो जो हमारे अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर कर रहे थे, उसको एक्सकवेट कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि वो सारी चीज़ें जो कि अनयूजुअल हैं और अनफेमिलियर है, जिसको वो नहीं जानते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उनका शायद कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा होगा. These included the terracotta figurines of women heavily jeweled, some with elaborate headdresses. These were regarded as the mother goddesses. तो इनमें क्या इंक्लूडेड थे कि वुमेन के कुछ टेराकोटा के फिगरीन्स थे, कुछ स्टैचूज टाइप चीज़ें थी जिनको हैविली जूल्ड थे, जो कि और साथ ही जिनमें हेड ड्रेसेस भी थी. तो उनको अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट ने मदर गॉडेसेस रिगार्ड किया. ये आप देख सकते हैं एक मदर गॉडेसेस जिसको जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं. हैवी ज्वेलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है एंड साथ ही हेड ड्रेस भी देखने को मिलती है. A rare stone statue of a man in an almost standardized posture seated with one hand on her knees, such as a priest king, was also similarly classified. तो एक आदमी की एक रेयर स्टोन स्टैचुअरी को आइडेंटिफाई किया गया जिसका एक हाथ जो है वो नी पर था, उसको प्रीस्ट किंग रिगार्ड किया गया. लेकिन कोई भी एविडेंस नहीं था कि वो प्रीस्ट किंग ही था. ये हमको मेसोपोटामियन हिस्ट्री की फेमिलियरिटी की वजह से हमने इसको ऐसे क्लासीफाई किया. इन अदर इंस्टेंसेस स्ट्रक्चर्स हैव बीन असाइंड रिचुअल सिग्निफिकेंस. दीज इंक्लूडेड द ग्रेट बाथ एंड द 4 ऑल्टार्स एट कलिबंगन एंड लोथल. तो कुछ स्ट्रक्चर्स को भी हमने रिचुअल सिग्निफिकेंस असाइन किया गया है, यानी कि हमने कहा है कि ये जो कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं इनका रिचुअल इम्पोर्टेंस रहा होगा, रिचुअल चीज़ें जो हैं उनको यूज़ करने के लिए इनको यूज़ किया जाता होगा.
इनमें इंक्लूडेड हैं जो हमारा ग्रेट बाथ है मोहनजोदाड़ो की सिटाडल में जो हमको मिला है ग्रेट बाथ, एंड जो फायर ऑल्टार्स हैं। फायर ऑल्टार्स क्या होते हैं? जो हवन में यूज़ होते हैं, वो जो कि हमको कालीबंगन और लोथल में मिले हैं। सो हियर यू कैन सी ये जो है एक फायर ऑल्टार है। Attempts have also been made to reconstruct the religious beliefs and practices by examining seals. तो जो हरप्पन्स की सील्स हैं उनको देख के पता चलता है कि शायद वो कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो करते होंगे, जिनमें से कुछ सील्स जो हैं वो रिचुअल सीन्स को डिपिक्ट करती हैं। अदर्स विद प्लांट मोटिव्स आर थॉट टू इंडिकेट नेचर वर्शिप। तो कुछ जो हमारी सील्स हैं उनमें हमको प्लांट मोटिव्स देखने को मिलते हैं। हमने एनिमल मोटिव्स तो देखा था कि यूनिकॉर्न जैसी एक चीज़ थी, एलिफेंट जैसी कुछ चीज़ें थी, ऑलराइट, बट हमको प्लांट मोटिव्स भी इन सील्स पर देखने को मिलते हैं, जो कि शायद ये इंडिकेट करते हैं कि जो हरप्पन्स हैं वो नेचर को भी वर्शिप किया करते थे। Some animals, such as the one-horned animal Ophiuchon, the unicorn depicted on seals, seem to be mythical composite creatures. तो कुछ जो एनिमल्स हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, जिनको हरप्पन सील्स में मोटिव्स की तरह यूज़ किया गया है। इनमें इंक्लूडेड है जो सबसे पहली सील मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में दिखाई थी, जिसमें एक यूनिकॉर्न टाइप का क्रीचर दिख रहा था, जिसका एक हॉर्न था, जो कि एक मिथिकल और कंपोजिट क्रीचर था। In some seals, a figure shown seated cross-legged in a yogic posture, sometimes surrounded by animals, has been regarded as a depiction of Proto-Shiva. That is an early form of one of the major deities of the Hinduism. तो क्या है कि कुछ सील्स में हमको एक फिगर दिखता है जो कि क्रॉस लेग्ड यानी कि क्रॉस लेग बैठा है और एक योगिक पोस्चर में बैठा है, जिसको कभी कभी एनिमल्स भी सराउंड करते हैं। तो कुछ स्कॉलर्स और आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये शायद प्रोटो शिवा रहे होंगे, यानी कि शिवा की एक पहली फॉर्म, जो कि हिंदुइज्म के वन ऑफ द मेजर डीटीज़ हैं। लेकिन कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो इस बात से अग्री नहीं करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि शायद ये एक प्रोटो शिवा की सील है, जिनको एनिमल्स से सराउंडेड हैं, जो कि और एक योगिक पोस्चर मेंटेन कर रखा है। बिसाइड्स कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज लिंगास। तो ये जो कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स हैं इनको लिंगास के रूप में क्लासिफाई किए गए। ये बहुत ही छोटी छोटी हैं और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि शायद ये गेम्स में रहे होंगे, यानी कि जिनको आप गेम्स में यूज़ करते हैं चेस टाइप में। Many reconstructions of the Harappan religion are made on the assumption that the later traditions provide parallels with the earlier ones. तो काफ़ी सारी रिकन्स्ट्रक्शंस हरप्पन रिलीजन की वो इस अजम्पशन पे बेस्ड हैं कि जो हमारे आज के टाइम के जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं वो ही हमारे पैरेलल्स प्रोवाइड करते हैं अर्लियर से। यानी कि जब हिस्टोरियंस ने इस योगिक फिगर को एज प्रोटो शिवा डिस्क्राइब किया, तो वो आज के समय से इसको रिलेट कर रहे हैं पुराने समय के साथ। दिस इज़ बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट ऑफन मूव फ्रॉम द नोन टू द अननोन, दैट इज़ फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो मूव करते हैं नोन चीज़ों से, यानी कि उन चीज़ों से जो कि हम जानते हैं, उन चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए जो कि हम नहीं जानते हैं। दैट इज़ दे मूव फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट। तो ऐसे जब हम पोर्ट्स जैसी चीज़ों में देखें, पोर्ट्स जो है वो आज भी सिमिलर फंक्शन सर्व करती हैं और उस समय पर भी सिमिलर ही फंक्शन सर्व करती थी। लेकिन अगर हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस को इस तरीके से देखें तो वो शायद काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेट अस लुक फॉर इंस्टेंस एट द प्रोटो शिवा सील्स। तो अगर हम प्रोटो शिवा सील्स को एग्जामिन करें तो हमको पता चलता है कि जो हमारा अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है ऋग्वेदा, वो रुद्र नाम के एक गॉड को मेंशन करता है, जो कि लेटर पुरानिक ट्रेडिशंस में शिवा का ही एक नेम है। यानी कि जो लेटर पुरानिक ट्रेडिशंस हैं वो बताते हैं कि जो रुद्र है वो शिवा का ही एक नेम है। तो however, unlike Shiva, Rudra in the Rig Veda is neither depicted as Pashupati, lord of animals in general and cattle in particular, nor as a yogi. लेकिन शिवा की तरह रुद्र को ना तो पशुपति यानी कि लॉर्ड ऑफ एनिमल्स कहा गया है, ना ही उनको एक योगी की तरह दिखाया गया है। तो शायद ये प्रोटो शिवा रहे होंगे या फिर शायद ये प्रोटो शिवा नहीं भी रहे होंगे। तो हमको सर्टेनिटी के साथ इसमें कुछ भी नहीं पता है। In other words, this depiction does not match with the description of Rudra in Rigveda. तो जो हमारे रुद्र हैं ऋग्वेदा में, उनके साथ प्रोटो शिवा की डिस्क्रिप्शन तो है मैच नहीं होती है।
Is this then a possibly a shaman as some scholars have suggested? तो क्या ये जो प्रोटोशिवा है ये एक्चुअली में एक शमन है जो कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं, या फिर शायद ये फिर एक प्रोटोशिवा ही है, ये हमको नहीं पता है। शमन क्या होता है? एक ऐसी पर्सन जो कि सुपर नेचुरल फोर्सेस के साथ जिनका कांटेक्ट होता है और जिनमें हीलिंग पावर्स होती हैं। So this was all about this video, and now your chapter has been completed. If this video helped you in some way or the other, then do give it a like, subscribe to my channel and share this video with your friends. Also do tell me in the comments what else do you need.